डियर स्टूडेंट्स, बीए द्वितीय वर्ष द्वितीय पेपर मानव भूगोल के अंतर्गत हम प्रवास के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको प्रवास के अर्थ और उसके कारणों के बारे में बताया। अब इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रवास के प्रकार और प्रभाव के बारे में। मेनली जो प्रवास है वो है दो रूपों में होता है। पहला है आंतरिक प्रवास, अर्थात एक राष्ट्र के लोगों का उसी राष्ट्र के अंदर किसी स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना आंतरिक प्रवास कहलाता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश से कोई मध्य प्रदेश या राजस्थान, महाराष्ट्र में जाकर रहे तो उसको हम आंतरिक प्रवास कहेंगे। सुविधा की दृष्टि से जो आंतरिक प्रवास होता है उसे 4 भाग में बांटा जाता है। नंबर 1, गाँवों से नगरों की ओर प्रवास, एक गाँव से दूसरे गाँव की ओर प्रवास, एक नगर से दूसरे नगर की ओर प्रवास और नगर से गांव की ओर प्रवास। तो इस तरीके से जो आंतरिक प्रवास होता है वो 4 रूपों में होता है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। ऐसा प्रवास जो एक राष्ट्र की सीमाओं को लांघकर दूसरे राष्ट्र की सीमाओं में होता है। अर्थात जब कोई व्यक्ति या समूह एक राजनीतिक राष्ट्रीय सीमा को छोड़ करके अन्य देश में या अन्य राष्ट्र में प्रवेश करता है तो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। जैसे भारत से पाकिस्तान जाना, भारत से म्यांमार जाना, बांग्लादेश जाना, ये सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की श्रेणी में आते हैं। सबसे पहले हम आंतरिक प्रवास को और थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी एक राष्ट्र के अंदर विभिन्न राज्यों के मध्य या प्रदेशों के मध्य जो लोगों का आवागमन या आना जाना होता है उसको हम आंतरिक प्रवासन कहते हैं। आंतरिक प्रवासन को भी 2 भाग में बांटा जाता है। एक तो है अंतर प्रांतीय प्रवासन। एक ही देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार का जो प्रवासन होता है वो होता है जैसे कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य उत्तर प्रदेश, हरियाणा से कई लोग दिल्ली में आकर बस गए, राजस्थान से बहुत से लोग महाराष्ट्र, गुजरात आदि राज्यों में जाकर के बस गए, तो ये अंतर प्रांतीय प्रवासन कहलाता है। दूसरा आता है स्थानीय प्रवासन। स्थानीय प्रवासन में जो लोगों का स्थानांतरण होता है वो देश के एक प्रांत की विभिन्न जनपदों के मध्य होता है। जैसे कि ग्रामीण लोग शहरों में मजदूरी करने के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए आते आते रहते हैं, तो इसे हम स्थानीय प्रवासन की श्रेणी में लाते हैं। एक अन्य जो प्रवासन का प्रकार है वो है मौसमी या सामयिक प्रवासन। इसके अंतर्गत क्या होता है कि एक निश्चित समय में या किसी एक मौसम विशेष के परिवर्तन होने की स्थिति में जब प्रवास किया जाता है तो उसे हम मौसमी या सामयिक प्रवासन कहते हैं। इस तरह का जो मौसमी प्रवासन है वो मजदूर, चलवासी लोग और पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतर देखने को मिलता है, जहाँ पर कि जलवायु परिस्थितियाँ जो हैं वो धीरे धीरे समय के साथ में बदलती रहती हैं, जिसके कारण लोग जो है वो उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र जाते हैं। जैसे कि हम बात करें कि किसी भी क्षेत्र है जहाँ पर कृषिगत फसलों का उत्पादन होता है या गन्ने से चीनी बनाने का काम होता है, तो ये सब मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। तो इन सभी फसलों के कार्यों में गुड़ाई, कटाई, छटाई आदि कार्यों के लिए मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है। तो जब इन क्षेत्रों में मौसम विशेष फसलों का उत्पादन होता है तो यहाँ पर मजदूर वर्ग जो है वो प्रवास करता है, और जब यहाँ पर किसी भी तरह का फसल का उत्पादन बंद हो जाता है तो इस क्षेत्र को छोड़ करके वो अन्यत्र चले जाते हैं। इसी तरीके से जो चरवाहे होते हैं वो अपनी गाय, भेड़, बकरी आदि को चराने के लिए जहाँ जिस मौसम में अच्छी घास की उपलब्धता होती है वहीं पर उन क्षेत्र में जाकर के प्रवासन करते हैं। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन जैसा मैंने आपको बताया एक देश से दूसरे देश के मध्य में या फिर एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के मध्य में होता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन में किसी भी देश का नागरिक जो होता है वो सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, राजनीतिक आदि बहुत सारे ऐसे कारक होते हैं जिनके कारण प्रवासन करता है। जैसा कि हम बात करें कि भारत एक विकासशील देश है और विकासशील देशों से जो विकसित देश हैं उनकी ओर लोग प्रवासन करते हैं, क्योंकि वहाँ पे अच्छी पूंजी, तकनीकी उपलब्धता और रोजगार के अच्छे साधन उपलब्ध रहते हैं। इसके अलावा राजनीतिक कारण, सामाजिक बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण मनुष्य एक देश से दूसरे देश या एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में प्रवासन करते हैं। तो इस तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन होता है वो देशीय स्तर पर होता है, यानी भारत से कोई पाकिस्तान, जापान या म्यांमार, वर्मा आदि अनेक कारणों से जो है वो उन क्षेत्रों को प्रवास कर जाए। विश्व में प्राचीन समय से ही जो है वो प्रवासन की क्रिया होती आई है। समय समय पर जो है वो प्रवासन होता रहा है। जैसा कि आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, इस चित्र में विश्व में जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रवास हुए हैं उनको दिखाया गया है। सबसे पहला है यूरोपीय प्रवास। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यूरोप से जो सर्वाधिक मात्रा में प्रवास हुआ है प्राचीन समय में, क्योंकि यूरोप ने उपनिवेशवादी प्रवृत्ति अपनाई थी और जिन क्षेत्रों में यूरोप को ऐसा लगा कि संसाधन अच्छे मौजूद हैं लेकिन वहाँ तकनीकी ज्ञान की कमी है, तो वहाँ यूरोप वासियों ने जाकर के अपना आधिपत्य जमाया और अपने लिए जो है वो
इनकम का सोर्स बनाया। तो आप देख सकते हैं कि जैसे यूरोपीय प्रवास है, तो ये जो यूरोपीय क्षेत्र है, इससे उत्तरी अमेरिकी क्षेत्रों को, दक्षिण अमेरिकी क्षेत्रों को, इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्रों को जो है वो प्रवास हुआ था। सेकंड, अगर हम भारतीय प्रवास को समझने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं कि भारत से जो लोग हैं वो दक्षिण अफ्रीकी और दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्रों को प्रवास करके गए हैं। जापानी प्रवास की अगर हम बात करते हैं तो जापान से मेनली जो प्रवास हुआ है ये वो प्रशांत महासागर की सहायता से उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्रों की ओर हुआ है। चीनी प्रवास भी मेनली एक तो आपका उत्तरी अमेरिकी क्षेत्रों में हुआ है, इसके अलावा ये जो दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्र हैं इनमें भी हुआ है। अफ्रीकी प्रवास, अफ्रीका के लोग रोजगार की तलाश में या ज़्यादातर मजदूरी, बंधुआ मजदूरों के रूप में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्रों की ओर ले जाए गए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसमें विश्व के प्रमुख जो प्रवास हैं उनको दिखाया गया है। प्राचीन समय से समय समय पर ये जो प्रवास हैं वो होते आए हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले यूरोपीय प्रवासन की। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि उत्तर पश्चिमी भाग के लोग जो थे वो यूरोपीय क्षेत्रों के, वो दूसरे देशों में सबसे ज़्यादा प्रवासन करके गए, क्योंकि जो यूरोपीय क्षेत्र थे वहाँ संसाधनों की कमी थी और जीवन स्तर के गिरते दबाव को दूर करने के लिए यहाँ से लोग उन क्षेत्रों में गए जहाँ संसाधन अच्छे थे, जहाँ पर उपजाऊ भूमि थी। तो यूरोप के लोग जो हैं इनका प्रमुख रूप से इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, नीदरलैंड और आदि जो ये क्षेत्र हैं, यहाँ से 16वीं शताब्दी में लोग जो है अफ्रीका, एशिया और अमेरिकी देशों में प्रवासित हुए, क्योंकि वहाँ पर संसाधन तो मौजूद थे लेकिन तकनीकी ज्ञान की कमी थी। तो यूरोप से जो है वो ज़्यादातर प्रवासन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की तरफ अधिक मात्रा में हुआ है। सेकेंड आता है एशियाई देशों से प्रवासन। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ऐसा माना जाता रहा है समय के साथ में कि जो हमारा मध्य एशिया है, ये जो मध्य एशियाई क्षेत्र है वो शुरू से ही क्या कहते हैं प्रजातियों की उत्पत्ति का क्षेत्र रहा है। और इस मध्य एशियाई क्षेत्र से विभिन्न चारों तरफ के क्षेत्रों की तरफ लोगों ने जो है वो प्रवासन किया है। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले प्रजातियों की उत्पत्ति मध्य एशिया में हुई और ये प्राचीन प्रजातियां जो है वो धीरे धीरे बाहर की तरफ चली जाने लगी और नवीन प्रजातियों का उद्भव वहाँ पर होने लगा। तो इस तरीके से जितनी भी प्राचीन प्रजातियाँ थी उन्होंने प्रवास किया। मध्य एशिया से अधिकतर प्रवास 18वीं शताब्दी में चीन, भारत, जापान आदि क्षेत्रों की तरफ हुआ। मंगोलिया, साइबेरिया, यूरोपीय क्षेत्र आदि विभिन्न क्षेत्रों की तरफ जो है वो प्रवास होता आया है। तो इस तरीके से जो प्रवास है उसे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आंतरिक और मौसमिक 3 प्रकारों में बांटा गया है। अब हम बात करते हैं प्रवास के प्रभावों के बारे में, अर्थात जब मनुष्य के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन किया जाता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है। जिस स्थान को वह छोड़ के जा रहा है उस स्थान पर भी प्रभाव पड़ता है तथा जिस स्थान में वो रहने के लिए या बसने के लिए जा रहा है उस स्थान पर भी प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो प्रवास है उसके अच्छे और बुरे दोनों ही तरह के जो है वो प्रभाव देखने को मिलते हैं। इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है जनसंख्या के आकार पर और जीवन के तरीके पर। जैसे कि एडवर्ड रास ने कहा है कि प्रवास के कारण अनुपयुक्त और अवांछित तत्वों का विनाश हो जाता है। आवास और प्रवास किसी राष्ट्र को मानसिक गतिशीलता देते हैं। जो जाति अपने मूल स्थान से जितनी दूर जाती है उतनी ही उन्नति करती है। तो उन्होंने इसके प्रभाव को जानने के लिए 3 दृष्टिकोणों को अपनाने की बात कही। नंबर 1, प्रवास के कारण उस जनता पर क्या प्रभाव पड़ा है जहाँ से व्यक्ति प्रवासित हुए, अर्थात जिस स्थान को छोड़ करके मनुष्य दूसरी जगह पर गया है तो जिस स्थान को उसने छोड़ा है वहाँ की जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ा। जैसे कि उस क्षेत्र में एक तो जनसंख्या कम हुई क्योंकि वहाँ से व्यक्ति गया, दूसरा जो आर्थिक अवसर है उन पर भी दबावों में कमी आई। दूसरा, प्रवास का उस जनता पर क्या प्रभाव पड़ा जहाँ पर व्यक्ति प्रवासित होकर बसे, यानी जिस स्थान पर व्यक्ति गया उस स्थान पर जनसंख्या का दबाव बढ़ गया क्योंकि जनसंख्या बढ़ी और आर्थिक परिवर्तन भी देखने को मिले। तीसरा, जो व्यक्ति प्रवासित हुए हैं उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी वो क्या तो छोड़ करके आए और वो है क्या सोच के आए, उनके मन में क्या आकांक्षाएं थी, क्या ऐसी उपलब्धियां थी जिनको पाने के लिए वो अपने स्थान को छोड़ करके आए। तो इस तरीके से प्रवास का प्रभाव जो है वो इन 3 बातों पर निर्भर करता है। तो इसके जो प्रवास के प्रभाव हैं उन्हें हम अच्छे और बुरे 2 रूपों में देख सकते हैं। सबसे पहले प्रवास के अच्छे प्रभावों की बात करते हैं। इसमें सबसे पहला आता है आर्थिक अवसरों की समानता, अर्थात कहने का तात्पर्य यह, व्यक्ति जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो वो आर्थिक उन्नति के लिए जाता है। तो जिस स्थान पर वो जाता है वहाँ पर उसे अपने रोजगार के लिए समान अवसर प्राप्त होंगे। राष्ट्रीयता, अंतर्राष्ट्रीयता का विकास होगा, अर्थात दूसरे देश में जाएगा तो वहाँ जब वो रहने लग जाएगा तो वहाँ की नागरिकता या वहाँ की नेशनैलिटी उसे धीरे धीरे मिलने लगेगी। तो ऐसा होने से जो राष्ट्रीयता की भावना है उसका विकास होगा।
तीसरा, गांवों पर घटता जनसंख्या दबाव। अधिकतर अगर हम देख सकते हैं वर्तमान समय में तो गांवों से व्यक्ति जो है शहरों की ओर पलायन कर रहा है, जिससे गांवों में जनसंख्या में कमी आ रही है। और चौथा है सामाजिक एकता में वृद्धि, यानी लोग विभिन्न प्रकार के लोगों से जुड़ते हैं, नए लोगों के साथ संपर्क में आते हैं, एक देश से दूसरे देश में पलायन होने से एक दूसरे देश की सभ्यता संस्कृति को समझते हैं, जिससे कि सामाजिक एकता में वृद्धि होती है। अब बात करते हैं प्रवास के बुरे प्रभावों के बारे में। बुरे प्रभावों को जब हम देखते हैं तो पहला आता है सांस्कृतिक संघर्ष। जाहिर सी बात है कि आप अपने धर्म, जाति, विशेष क्षेत्र को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाएंगे तो वहाँ के रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान आदि सभी चीज़ों में आपको अंतर देखने को मिलेगा, जिससे नए वातावरण में आपको एडजस्ट होने में टाइम लगेगा और कहीं ना कहीं जा करके आपकी जो सांस्कृतिक या आपकी धार्मिक भावनाएं वो भी कभी कभी आहत हो सकती हैं। दूसरा है सामाजिक विघटन। जब व्यक्ति अपने मूल स्थान को छोड़ करके अन्य जगह जाकर रहने लगता है तो एक समय ऐसा आता है कि वो अपने मूल स्थान से एकदम कट जाता है, जिससे कि उसका सामाजिक विघटन हो जाता है। इसके अलावा निम्न स्वास्थ्य स्तर होगा, कार्य क्षमता में भी गिरावट आएगी। दूसरे स्थान पर जाकर के रहेगा, वहाँ पर जनसंख्या का दबाव ज़्यादा पड़ेगा, जनसंख्या दबाव ज़्यादा पड़ने से वहाँ पर आवास संबंधी समस्याएं आएंगी। इसके अलावा नई जगह पर जाकर के रहेगा तो वहाँ उसको रहने करने सभी चीज़ों की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि प्रवास के अच्छे और बुरे सभी तरह के परिणाम होते हैं, लेकिन प्रवास जो है वो एक ऐसी भौगोलिक घटना है जो समय समय पर हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। और इसका जीता जागता उदाहरण आज के टाइम में हम देख सकते हैं। कोरोना के समय में जब लॉकडाउन हुआ था तो बहुत सारे लोग जो थे वो जहां उनके रोजगार के अवसर ख़त्म हो गए थे, जहां उनके कारखाने, फैक्ट्री वगैरह बंद हो गए थे, तो उन स्थानों को छोड़कर वापस अपने गाँवों को वापस आ गए, जिससे कि वो अपने गांव में आकर खेती वगैरह किसी भी तरीके से अपने परिवार के लोगों के साथ रहते हुए अपना जीवन यापन कर सकें। तो इस तरीके से आपका जो प्रवास का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, जिसमें हमने प्रवास के अर्थ, उसके कारण और उसके प्रभाव और प्रकारों के बारे में पढ़ा।